नमस्कार दोस्तों, हमारे मनोरंजन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ जी, लेट डिस्कस। बताएं क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी, जी बताइए। सर, मेरे कुछ सवाल थे। किसी की एक जातक है, कुणाल जातक। उस पे कहते हैं कि बुद्ध जी ने महिलाओं के बारे में कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे हैं। उसके बारे में आपका क्या विचार है? सबसे पहली बात कि कुणाल जातक कब लिखा गया है? नो आइडिया। आपको आइडिया नहीं है कुणाल जातक के बारे जी। में? ठीक है, कोई बात नहीं है। हम सबसे पहले उसको ये देखेंगे कि कुणाल जातक जो है वो क्या कहानी है। जैसे बहुत सारे जो जातक कथाएं हैं उनके सबूत मिल चुके हैं, ठीक है। और कुणाल जातक पे हमने एक स्ट्रीम भी की हुई है, तो उसको जब आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो जातक कथाएं हैं उनकी 3 लेयर होती है, समझ रहे हैं? जी। कैसी होती है? एक भिक्षु जो है वो पहले कहानी सुनाता है लोगों को, और जब वो कहानी सुनाएगा तो वो सुनाएगा कि यहाँ पे कहीं कोई घटना हुई थी, तो उस घटना को सॉल्व करने, जैसे कुणाल जातक में आप दिखाएंगे कि 2 लोगों में झगड़ा हो गया, साक्यों में और कोलियों में। तो जब उन दोनों में झगड़ा हो गया तो 2 कहानी बताएगा। आप देखें, इसमें डायरेक्ट बुद्ध ये बात नहीं कह रहे हैं, कोई भिक्षु इस चीज को सुना रहा है। कैसे सुना रहा है? हाँ, कैसे सुना रहा है? तो वो कह रहा है कि कोलियों में और साक्यों में झगड़ा हो गया था, तो बुद्ध ठीक उनके बीच में चले गए और वहां पे बैठते हैं। बैठने के बाद से, और वो कहानी का संदर्भ क्या है कि वो जो लड़ाई हुई है उन दोनों में वो स्त्रियों के कारण हुई है लड़ाई, क्योंकि दोनों के साक्यों से, कोलियों से दोनों गए हैं पानी भरने के लिए, और वहां की जो दासियां हैं, जो या जो भी लड़कियां हैं दोनों बगल की, वो आपस में लड़ जाती हैं। उन लड़ने के कारण से कुछ मर्द जो हैं वो चले जाते हैं फाइट करने के लिए। अब इस तरह की कुछ घटना आती, तो उसमें अब ये दिखाया जाएगा कि बुद्ध जो है लड़ाई को रोकने के लिए, अब फिर बताएगा कि अब बुद्ध फिर एक कहानी सुना रहे हैं। और जो उनसे भी काफी समय पहले एक पंछी था, एक कौवा पंछी था, और कौवा जो था उसकी कई सारी कौवी उसकी दोस्त थी। अब देखें, इंसान पे ये बात नहीं है कुणाल जातक का था, ध्यान से समझिए आप इस बात को। वहां देखें, पहले भिक्षु क्या करता है, बुद्ध के नाम पे कहानी सुनाता, फिर बुद्ध से कहलाता है कि बुद्ध फिर एक कहानी सुना रहे हैं। लेयर पे लेयर, जैसे ओनियन का जो लेयर होता है वैसे कहानियां चल रही हैं कई लेयर में। फिर वहां से पंछी की कहानी आएगी, उसमें दिखाया जाएगा कि एक कौवा था, उस कौवा की उसकी कई सारी, जब तक वो धनी था, स्वस्थ था, तब तक उसकी पत्नियां जो हैं उसके साथ की जो थी सब उसका आदर सत्कार करती थी। जब बीमार पड़ गया तो उसको सब छोड़ के चली जाती हैं। जब छोड़ के चली जाती हैं तो वो गुस्सा हो जाता है औरतों से कि जब मैं ठीक था, पैसा था, ये था, तब सब साथ में थे, अब हमारे साथ कोई नहीं है। तब वो स्त्रियों के बारे में बुरा भला बोलता है कि स्त्रियां ऐसी होती हैं, स्त्रियां वैसी होती हैं। तो कुणाल जातक में एक पंछी जो है किसी फीमेल पंछी से आहत है, तब ये बात कह रहा है। तो वहां पे ये बात है, लोग क्या समझते हैं कि जो जातक कथा में बुद्ध जो है स्त्रियों के बारे में उल्टा सीधा कह रहे हैं। आपको पहले पूरा कथानक समझना पड़ेगा कि एक कहानी चल रही है, एक भिक्षु सुना रहा है, फिर वहां से फिर वो किरदार फिर से कहानी सुना रहा है और पंछियों की सुना रहा है कि पंछियों में जो पंछी का सरदार है वो गुस्सा हो गया है, देन वो क्या कह रहा है। तब आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पे बुद्ध जो है किसी फीमेल के बारे में नहीं कह रहे हैं, और वो कथा है, कथा में ये कहानियां चलाई जा रही हैं। हाँ जी, बोलिए। ठीक है सर। सर, इसके अलावा एक सवाल और था। जैसे बीच में आपकी डिबेट थी, आप बोल रहे थे कि राम जी का जो जन्म है खीर से हुआ, तो किसी मित्र ने बोला कि बुद्ध का जो जन्म हुआ था, तो बुद्ध का जन्म जो बोलते हैं कि महामाया के सपने में एक सफेद हाथी आया था 6 सूंड वाला, उनसे वो गर्भवती हो गई। तो इसका क्या जवाब दें? नहीं, वो तो फेक न्यूज है ना, ये जो भी कह रहा है वो, क्योंकि पहली बात की वो त्रिपिटक का नहीं हिस्सा है। बुद्ध की बातें त्रिपिटक में लिखी हुई हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को? जी। और ये लोग जिस किताब का हवाला दे रहे हैं वो त्रिपिटक नहीं है, बल्कि वो है जो बुद्ध चरित किताब है। और एक और खास बात क्या है कि वो बुद्ध चरित जो किताब है वो संस्कृत में है। आप दोनों चीज देखिए, आपको ये 2 किताबों का हवाला देंगे बार बार। एक किताब का ये हवाला देंगे कि देखो ललित विस्तर का, कहेंगे कि देखो ब्राह्मण और क्षत्रिय बन सकते हैं बुद्ध, और कोई नहीं बनेगा, समझ रहे हैं, ये भी आपसे कहेंगे। और ये जितने भी
क्लेम होते हैं वो सारे क्लेम ना पाली का नहीं संस्कृत टेक्स्ट से देते हैं। आप दोनों चीज देखिएगा, संस्कृत से दे रहे हैं और संस्कृत में इनकी जितनी कहानियां हैं वो सब गप्पेबाजी है। आप जानते हैं कि लेकिन सर कैसे मैंने नहीं, बुद्ध के जन्म की कहानी मैंने भी पढ़ी थी, तो मैंने वो चाइनीज किसी ट्रांसलेटर की बुक उसमें पढ़ा था, तो वहां भी सेम स्टोरी है। तो किस अगर एक रेफरेंस जगह क्या मिले है? तो हो सकता है। नहीं रेफरेंस सर क्या रेफरेंस है तो ये मुझे भी तो आप देखिए ना। याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो बुद्ध के रेफरेंस चरित्र के रेफरेंस बारे में बुद्ध ही बुक चरित्र थी। का है। हाँ अब हम्म, सुनिए, रेफरेंस जो है बुद्ध चरित्र है। ठीक है। अब उससे बड़ी बात आप देखिए कि उसमें ये नहीं लिखा है कि सपने में आ गया तो प्रेग्नेंट हो गई। हम्म। सपना में उन्होंने अपने पति के साथ संबंध बनाया, सपना उन्होंने देखा, सपने में कमल और हाथी दो चीज देखा था। आप पूरी बात पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा ना, पूरी अगर बात नहीं पढ़ेंगे तो आपको नहीं क्लियर होगा। जो आपको बता रहा है वो किस तरह से बता रहा है भाई। यहाँ पे वाल्मीकि रामायण की जब बात आ रही है तो उसमें बात आ रही है कि खीर खाने की, सपना कोई थोड़े देख रहा है वहां पे, सीधे खीर खाने की बात आ रही है। खीर ही तो खाने की बात है। नहीं जैसे बोल दीजिए। नहीं जैसे हम लोग आक्षेप लगाते हैं कि वाल्मीकि रामायण में खीर खा के पैदा हुए हैं, वैसे बुद्ध हाँ की तो कहानी और लोग रेफरेंस नहीं, देते हैं। बुद्ध की कहानी में सपना की बात है ना। सपने में ऐसे हम्म। तो कोई भी कह देगा कि जो आरोप लगा रहा है उसकी मम्मी ने भी रात में सपना देखा था हाथी का, तो आप मान लेंगे कि वो हाथी से ही प्रेग्नेंट हो गई। भाई कोई भी प्रेग्नेंट वीमेन है उसको नाइटमेयर आते हैं, ये फैक्ट है। महिलाएं जो हैं बहुत से सपने भी देखती हैं जब प्रेग्नेंट होती नहीं हैं। सर, बहुत तरह के लोग कहते हैं मुद्दा कि क्या होता अच्छे है ना, अच्छे। मुद्दा ये होता है, नहीं नहीं मुद्दा ये मुद्दा की होता है बात कि नहीं, जैसे हम अरे बोलते मुद्दा हैं। वो नहीं है। मुद्दा हम्म। आपको ये देखना है कि बात क्या चल रही है भाई। सपने में, सपना का मतलब क्या होता है? सपना देखा, उन्होंने सपना देखा था ना, ये तो थोड़े लिखा है ये कि रियल में हुआ था। ठीक, तो उनको हम ये बोल रहे हैं कि जो भी है ये एक्चुअली बुद्ध का बौद्ध लोगों ने नहीं लिखा है, बाद में लिखा गया है, आप ये कह रहे हैं। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं। हम तो कह रहे हैं कि उसको कह हम्म। दीजिए कि बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट ने लिखा है, हम तो इसको फैक्ट मान रहे हैं, आप कहिए ना। लेकिन उसमें ये भी तो देखिए कि क्या लिखा हुआ है भाई। सपना लिखा हुआ है ना। अब वो कह दे कि सपने में नहीं लिखा है, सपने में तो आप कुछ भी देख सकते हैं भाई। हैं लोगों तो को तो सवाल तो वही वही रह गया ना। आपने एक नाम सुना है, हम स्वप्न लोग दोष नाम सुना है? किसका? बोलिए, स्वप्न दोष नाम सुना है? हाँ होता है, एक बीमारी होती है छोटी सी एक। हाँ, स्वप्न दोष क्या होता है? वही होता है कि कोई इंसान सोया हुआ है, रात्रि में उसने कुछ स्वप्न देखा, उसका स्खलन हो गया। हाँ, नाइट फॉल हो गया। सपना देखा, नाइट फॉल हो बिल्कुल। गया, इसका मतलब कि सपने हम्म, में जो देखा उसके साथ उसने फिजिकली कुछ किया क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ, सपना देखा ना उसने। तो यहाँ पे सपने में आप मान लीजिए कि सोए हुए हैं, सपने में आपने देखा कि भाई आप जो है जाके अमेरिका घूम रहे हैं, सपना देखा आपने कि आसमान में उड़ रहे हैं, तो ये सब सही हो जाएगा क्या? बोलिए। इसके अलावा एक रेफरेंस मुझे और किसी ने बताया था, जैसे बुद्ध की ही बर्थ की कहानी है कि जब बुद्ध का जन्म हुआ साल ब्रिज के पास में, तो जन्म के ठीक है। समय ही उन्होंने 7 कदम चले थे, और ये भी हाँ, बोला, ये कुछ बात तो बोले थे कि ये मेरा अंतिम जन्म है और मैं इसके बाद जन्म नहीं लूंगा। तो ऐसा है हम्म एक्चुअल में कहीं रिटर्न हुआ है या ऐसे ही है? ये तो देखें, मैंने क्या कहा आपसे कि बुद्धिज्म की जो शिल्प कला है, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि बुद्धिज्म में दो तीन तरह की बातें होती हैं। एक बात होती है कि बुद्ध की जब भी शिल्प कला बनेगी तो उसमें कुछ ऐसी चीजें दिखाने की कोशिश की जाएगी जिससे आपको ये पता चले कि बुद्ध का जन्म किस लिए हुआ था। एक तो होता है समकालीन, एक होता है काव्यात्मक, समझ रहे हैं? तो ठीक। समकालीन जो होता है वो क्या कहता है आपको? समकालीन बात ये कहता है कि आंखों देखा किसी ने लिखा, और एक होता है बाद में किसी ने काव्य बनाया। तो जो बाद में काव्य बनाता है वो पूरा फ्री है, मतलब उसका वो नायक है ना, वो सामने वाला व्यक्ति जो है उसका नायक है, उसमें वो कुछ भी लिख सकता है उसको बताने के लिए, समझ रहे हैं? जी। तो वो घटना घट चुकी है। अश्वघोष जो है बुद्धा के 700 साल बाद थे, ये बात आप जानते हैं? जी नहीं। हाँ, तो जो किताब वो लिखा है जहां से आप दोनों क्लेम कर रहे हैं वो उनके 700 साल बाद थे। तो बुद्धिज्म में जब महायान, जब मूर्तियां बननी शुरू हुई, शिल्प कलाएं बननी शुरू हुई, ये तो आप भी बात जानते हैं कि सम्राट अशोक के समय बुद्ध की मूर्ति या इस तरह की शिल्प कला नहीं बनती थी, स्तूपों पे या पिलर्स पे ज्यादा फोकस था। बिल्कुल। हाँ, तो उसके बाद से ही ये सारी चीजें बननी शुरू हुई। अब लोगों ने बुद्ध के बारे में उनकी गाथा पे फोकस किया। तो बुद्ध के जन्म को जो महायान शाखा है वो ये दिखाती है कि बुद्ध का जन्म ना बहुत ही दुनिया में खुशियां लाने के लिए था। बुद्ध का जन्म इस दुनिया में खुशियां लेकर आया। तो वो जब दिखाते हैं ना 7 कदम चले
वो 7 तरह की खुशियां इस दुनिया को देंगे। इनका जन्म होना मतलब बुद्ध ने 7 कदम मतलब 7 कदम आगे बढ़ा दिया। 7 तरह की खुशियां इस दुनिया को देने वाले हैं। वहां पे एक वो आ रहा है, इमेजिनेशन आ रहा है। और महायान में आप देखेंगे तो 2-3 बातें और मिलेंगी। जब बुद्ध मरने को होंगे तो महायान कहेगा कि 3 महीना पहले ही बुद्ध ने कह दिया था कि भाई देखे आपका जो है मतलब मृत्यु होगा 3 महीने बाद, महायान शाखा कहता है। ठीक। तो उनके यहाँ इमेजिनेशन रहती है, फ्यूचर की बात वो करते हैं। तो बुद्ध के जन्म को भी जो 7 कदम दिखाया जाता है वो एक तरह से इस तरह से दिखाया जाता है कि बुद्ध जन्म लेके 7 कदम चले, इस दुनिया को खुशी दे दिए। उसका ये मतलब नहीं है कि वो बुद्ध के जन्म की बात बताया जा रहा है कि जन्म लिया चल दिए हैं, वो नहीं बताया जा रहा है। लेकिन सर मेरी बात कहते हैं, मैं समझने आपकी की बात कोशिश समझ कर रहे हैं गया, आप? लेकिन जो जी बिल्कुल, लेकिन जो विस्तार हुआ है जैसे कि बुद्ध की जो शाखाएं हैं, हीनयान, महायान और आपका थेरवाद, तो जो बेसिक जो सबसे ज्यादा बड़ा है वो महायान ही बड़ा है। तो उसमें ही कहानियां मिलती हैं। वो पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो सारे विश्व में यही इसीलिए तो कहानियां फैला, मिलती हैं। इसीलिए तो फैला वो इसीलिए फैला क्योंकि उसने समाज में देखा कि समाज को जिस तरह से लोग समझने की कोशिश करते हैं उस तरह से उसने समझाया। समझ रहे हैं मेरी बात को? जिस तरह से यानी लोग समझना चाहते हैं उस तरह से समझाया, और इसीलिए वो फेमस मतलब कि वो फेमस हुआ, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं जैसे कि हिंदुत्व फैला हुआ है अपने पुराणों के वजह से, जैसे भी, तो ऐसे ही महायान भी फैला है नहीं 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 काल्पनिक बातें बना के। हिंदू पुराण की वजह से नहीं फैला है ना। पुराण तो खुद ही कॉपी पेस्ट है बुद्धिज्म का, जातकों का कॉपी पेस्ट है। और इन्होंने हिंदू कोई फैलाया थोड़े है, ये तो आज भी शूद्र ही कहते हैं, आज भी तो शूद्र ही कह रहे हैं, कोई अलग चीज थोड़े कह रहे हैं। सर आज तो वैसे देखा जाए तो इंडिया में तो संविधान लागू है, लेकिन हाँ कुछ लोगों की जैसे सोच है कि वही ऊंच नीच वाली, तो उसका कोई आई थिंक इलाज हो भी नहीं सकता है, क्योंकि वो सोच है लोगों की, वो सामाजिक भेदभाव है, वो आई थिंक रहेगा हमेशा। कि अगर हम बाहर भी देखें, बाहर भी होता है धार्मिक आधार पे। तो आप कह रहे हैं ना कि वो हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, सिर्फ वही बात कहता है, सिर्फ वही व्यक्ति कहता है कि हमेशा रहेगा जो ये देखने की कोशिश करता है कि हमको ना इस चीज, इस प्रिविलेज का हमको लाभ मिल रहा है, तो हम तो अपना ये लाभ लेते रहेंगे। जैसे आप गए हैं कहीं पे, लाइन लगे हुए हैं, पूरी एक भीड़ लगी है, और तभी अचानक से कोई आदमी आए और आपसे कहे अरे आप कहाँ लाइन में लगे हैं, आइए ना हम आपको फायदा देते हैं, आप जो है यहाँ से डायरेक्ट आपका काम हो जाएगा, लीजिए ये लीजिए ये। आप तो ये आदमी है वो आदमी, आपको तो मैं जानता हूँ, आपका फायदा हो गया। आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको अच्छा अरे कहाँ उधर चल आइए, आपका तुरंत काम हो जा रहा है। तो आपको जब हर जगह फायदा मिलेगा तो आप तो सोचोगे ना कि इस सब आदमी से हम यही चीज, इसी व्यवस्था को ढोते रहे, बाकी आदमी भाड़ में जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी जो एक तबका है हमेशा इसको प्रिविलेज मिलेगा, वो हमेशा रहेगा। तो इसी प्रिविलेज का लाभ उठाने के लिए अनपढ़ गंवारों ने, जिन्होंने कभी लिखाई पढ़ाई नहीं की, निपट मूर्ख थे। बताइए, मेसोपोटामिया की सभ्यता लिख रही थी, सिंधु घाटी के सभ्यता लिख रहे थे, ग्रीक इजिप्ट के लोग लिख रहे थे, भारत में बुद्धिज्म लिख रहा था, सब लोग लिख पढ़ रहे थे। ऐ निपट मूर्ख गंवार जो हैं फर्जी फालतू फालतू कहानियां कह रहे हैं कि हम मौखिक लेके आ रहे थे, लिखते पढ़ते नहीं थे, सबसे बड़े हम भी विद्वान हैं। अब बताइए, इतना निपट मूर्ख गंवार जो है, जब उसको कौन वैल्यू देगा? जैसी फर्जी बातें करेगा तो, और फिर कहेगा कि हम प्रिविलेज का लाभ लेना तो जाति से हम बड़े हो गए। निपट मूर्ख ही ऐसी व्यवस्था चाहता है ना। आप बता दीजिए, आप दौड़ने में सक्षम हैं तो आप ये थोड़े कहेंगे कि आपको बाय डिफॉल्ट दौड़ का विजेता बनाया जाए। आप तो कहेंगे कोई माई का लाल है, आके लड़ ले, दौड़ ले हमारे साथ। आप तो टैलेंट की बात करेंगे ना। बिल्कुल। तो टैलेंट की बात होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, जाति की बात। आज भी सारा प्रिविलेज जाति के नाम पे। सोचिए, मंदिर में कैसे सारे, इतना सबसे बड़ा धनी मंदिर तिरुपति बालाजी, सारे मंदिरों में इतनी बड़ी व्यवस्था खड़ी है, फ्री में चून मिलता है, किस आधार पर वहां बैठा हुआ है ब्राह्मण? टैलेंट के दम पे बैठा है कि जाति के नाम पे बैठा है? आप खुद सोचिए। वैसे जैसे अभी आपने कहा, जैसे अभी सुनने में आया, अभी पीछे महाकुंभ गया है, तो कई लोगों ने ये भी कहा कि भाई महाकुंभ में कोई दलित नहीं था, कोई ऊपर जाति नहीं था, कोई ओबीसी ऐसी कुछ नहीं था, सब समान थे। तो अगर ऐसी सभ्य व्यवस्था हो जाए तो आप क्या सोचते हैं कि भेदभाव रहेगा? अच्छा, एक बात बताइए, वहां पे किस चीज की व्यवस्था थी? मतलब आम आदमी गया, ठीक है, और वहां पे गया, पैसा लुटा के चला आया, व्यवस्था क्या चीज की मिली? व्यवस्था तब होती है ना जब हक, अधिकार और संसाधन मिले। मेरी बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि एक डकैत था, एक डकैत ने डकैती किया, पूरे गांव का धन संपत्ति छीन लिया। अब क्या हुआ, उसका बेटा आया तो जितना भी धन संपत्ति जमीन था जो डकैत ने छीन रखा था, उसको क्या किया कि उसके बच्चे ने भी अपने पास रख लिया,
उसका बच्चा या उसने भी रख लिया और उसी तरह से सोचा कि पूरे गांव वाले जो हैं ऐसे ही अनपढ़ निपट रहे हैं, ना इनको पढ़ने देंगे ना इनका हक अधिकार देंगे। अब इक्वालिटी की बात आई, डेमोक्रेसी आ गई। जब डेमोक्रेसी आई तो बराबरी की बात आई कि चलो सब लोगों को बराबर दे दिया जाए। तो ये जो डकैत के बच्चे हैं ये क्या कह रहे हैं कि अब टैलेंट की बात होगी भाई, जो इस कंपटीशन में आगे जीत आ जाएगा उसी को मिलेगा, नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा। अब कंपटीशन की बात आई तो बताइए, जो जिनकी सारे जमीन छीन लिए गए थे, जिनके पैसे अधिकार छीन लिए गए थे, मुश्किल से जीवन जीते थे, पढ़ाई लिखाई उनकी रोक दी गई थी, वो कैसे कंपटीशन पास करेंगे? तो नियम आया कि भाई चलो इनको रिजर्वेशन थोड़ा दिया जाए, प्रतिनिधित्व दिया जाए कि आपका भी 2-3 आदमी इसमें रहेगा, सम्मिलित रहेगा। अब उसको गाली दे रहा है और खुद से रिजर्वेशन ले लिया। आप सोचिए, उस व्यक्ति ने जो इतने साल से सारा चीज छीन छान के बैठा हुआ था मेरिटधारी बन के, वो ईडब्ल्यूएस कोटा उठा रहा है, कह रहा है कि हमारे बच्चे भी निपट मूर्ख और वो रह गए हैं, उनको भी रिजर्वेशन दो। अब सोचिए कि बराबरी तब होती ना जब संसाधनों का जो इसने छीन के रखा था उसका बराबर बंटवारा हो जाता, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होता। जितने भारत में 89% जनरल के पास देश की संपत्ति है उसको बराबर बराबर ओबीसी को जितनी जनसंख्या प्रतिशत है उसके हिसाब से दिया जाता, एससी एसटी जितने हैं उनको दिया जाता, तब जाके बराबरी की बात आती। समझ रहे मेरी बात को? ये केवल धार्मिक में जाके वहां पे उससे वो नहीं आता है, समानता नहीं आता, क्योंकि वहां पे तो खुद भुक्त भोगी है ना। समझ रहे हैं? समानता तो तभी आएगा जब लोग सब पढ़ेंगे लिखेंगे, तो जितना समानता उससे नहीं आएगा, तभी समानता आएगा। नहीं, समानता उससे नहीं आता है पढ़ने लिखने से। समानता आता है ना कि जो बैठा हुआ है पोस्ट पर उसके अंदर न्यायिक चरित्र है कि नहीं। समझ रहे हैं? अगर न्यायिक चरित्र होगा ना तो समानता आ जाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा कि वो इस तरह के नियम बनाएगा, इस तरह से चीजें इंप्लीमेंट करेगा कि जो लोग इतने सालों से वंचित हैं उनको हक अधिकार मिल जाए। न्यायिक चरित्र होना जरूरी है। न्यायिक चरित्र नहीं रहेगा तो कभी भी नहीं मिले पा। भारत में न्यायिक चरित्र नहीं है। न्यायिक चरित्र होता ना तो जिस तरह से सारे राजाओं की जमीन छीन ली गई, राज सत्ता छीनी गई थी ना, देश आजाद हुआ तो सारी रियासतें मिला ली गई थी, बिल्कुल हुआ था। तो बताइए कि तो फिर ब्राह्मणों के सारे मंदिर क्यों नहीं छीने गए? जब क्षत्रियों के राजपाट छीन लिए गए कि पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे लोग राजा बनते आ रहे थे, ये नहीं होगा तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो मंदिर में बैठ के सारे संपत्ति का लाभ ले रहा था उसको क्यों नहीं छीना गया? इसको कहते हैं न्यायिक, जो होता है ना, न्याय की भावना उसका अभाव होना। ब्राह्मणों में न्यायिक व्यवस्था नहीं है। इसी तरह से जो एससी एसटी ओबीसी हैं उनका भी छीनना चाहिए था कि भाई जितना नाला साफ कर रहे हैं इन सबका 100% जो नाला साफ करने का रिजर्वेशन था इसको भी छीनो। अब सिर्फ जो है अपनी जनसंख्या के अनुसार 15% ही नाला साफ करेंगे। ओबीसी को भी नाला साफ करवाओ 50%, 60%, जितनी जनसंख्या है। जनरल को भी जितनी प्रतिशत है उतनों को नाला साफ करवाओ। सबका पीढ़ी दर पीढ़ी छीनना चाहिए था। छीना किसका गया? नहीं बिगड़ेगा, ऐसे तो पूरी बता रहा बिगड़ जाएगी। व्यवस्था पूरी नहीं बिगड़ेगी। आप कह रहे हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका छीना गया? कैटेगरी का बंदा नहीं, छीनने की बात नहीं करते ना। मान लीजिए कोई जनरल कैटेगरी का बंदा हो या ओबीसी का हो जो काफी अच्छा एजुकेटेड है, उसको अच्छा जॉब मिलना चाहिए। अब जो बंदा पढ़ा ही ना हो बिल्कुल, तो कुछ ऐसे ही काम करेगा साफ सफाई वाला या कहीं जाके ठेला लगाएगा, तो पढ़ाई बहुत जरूरी है ना उसके लिए। जितना आप पढ़ेंगे, इतना एजुकेट होंगे, उतना आप अच्छा जगह काम करेंगे। एक बात बताइए, 100% लोग पढ़ लेंगे, 100% लोग तो पढ़ा लिखा फिर नाला साफ नहीं करेगा? अमेरिका में नाला साफ नहीं हो रहा है, बोलिए। करेगा, लेकिन जिस तरह से हम बोल रहे हैं कि सबका छीन लेना चाहिए, सबको पैसा परसेंटेज, वो तो गलत हो जाएगा ना कि जिसका इतना ज्यादा आबादी उसको ऐसे काम दिया जाना चाहिए। जिसका जो क्वालिफिकेशन हो, जिसका जो क्या बोलते हैं, जिसका जिसमें एक्सपीरियंस हो। अच्छा एक बात बताइए, सारे ब्राह्मणों को नौकरी मिल गई है क्या? बताइए सर। सबको किसी को नौकरी नहीं मिली है, किसी को मिली होगी। नहीं मिली है तो नाला साफ करने में क्या दिक्कत है? उसको पैसा मिलेगा ना, चून मिलेगा। शायद कुछ कर भी रहे हो, जिसको काम ना मिला वो भी कर रहे होंगे। नहीं तो फिर दिक्कत क्या है? इसी तरह से जनरल का वर्ग, ओबीसी का वर्ग, जिनको नहीं नौकरी मिल रहा है वो करेगा साफ, काहे नहीं करेगा? काहे 100% रिजर्वेशन जो है एक ही जाति को होगा? इसी तरह से 100% रिजर्वेशन मंदिर पे एक ही जाति का होगा? बताइए भाई। मंदिर की बात तो मैं नहीं करूंगा, वो कुछ अलग ही मुद्दा हो जाएगा। आप ये बताइए, ये देखिए, ये देश की संपत्ति में सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी 89% और दलित समुदाय की सिर्फ 2.6%। दलित समुदाय देश की जनसंख्या
28% है और ठीक है। मात्र 2.6% है इनको संपत्ति। ओबीसी की जनसंख्या 55 से 60% है और उनको 89% मतलब और 2.6 माइनस कर लीजिए, कितना बचा? लगभग 8%। समझ रहे ना? ठीक। 8% के करीब मात्र उतनी संपत्ति, संख्या इतनी बड़ी है, सारा संपत्ति जनरल लेके बैठा है। सर ये तो और आप सोच रहे पूरे हैं कि विश्व में समानता आ ऐसा ही है जाएगी? ना, जैसे पूरे विश्व में ऐसा, जैसे मैं कोई स्टडी पढ़ा था मैंने नहीं कि पूरे नहीं विश्व नहीं, का जो पूरे प्रॉपर विश्व में संपत्ति ऐसी है ना पूरा, व्यवस्था नहीं है। जैसे नहीं पूरे नहीं विश्व में मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अच्छा एक बात पूरे बताइए, विश्व में अगर हम अच्छा एक बात बताइए, आपको विश्व जी जी गुरु जी बनना है कि आपको धूर्त बनना है? ये बताइए सीधी बात। सर, विश्व गुरु बनेंगे, ऑब्वियसली बात है, पढ़ लिख के। तो धूर्त क्यों विश्व बनेंगे? गुरु बनेंगे तो आप धूर्तता जैसी काहे बात कर रहे हैं कि उस देश में ऐसा होता है, उस देश में वैसा होता है, तो हमको वैसा करना है, इसीलिए ये ठीक है। नहीं सर, ये काहे नहीं बात कर रहे हैं मैं भाई? हम तो मैं ये कह कह रहे रहा हैं कि हूँ कि आपको वो चीज करनी चाहिए, हम तो वो समानता लाके खड़ा करेंगे कि हमको विश्व गुरु बनाना है। हम तो कंधे से कंधा मिला के चलेंगे ना। लेकिन ये सर कौन सा अगर कंधा हम लेके चलना है कि भाई दलित अब एससी को जो है नाला साफ करेगा, हम मंदिर में बैठेंगे? ये कौन सी व्यवस्था है भाई? बताइए आप हमें। सर मेरा क्या मानना है, जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, जो बंदा इतना एजुकेटेड होगा उसको उतना अच्छा पोस्ट मिलता है, तो हो सकता है कि मंदिर में कुछ सिस्टम इनका ऐसा हो कि जो इतना संस्कृत पढ़ा हुआ हो, जिसको ज्ञान हो पूजा पाठ का, वो पृष्ठ बनेगा। जैसे हम नॉर्मल कंपनी में देखते हैं, हायर मैनेजमेंट है, लॉ मैनेजमेंट है, फिर ग्रुप डी है, वैसे ही हो सकता है। अच्छा आप क्या कह रहे हैं कि मंदिर में ऐसी कोई व्यवस्था है कि संस्कृत पढ़ा नहीं हुआ? ये मैंने बताइए कि कहा जिस भगवान की, हम्म, आप एक बात बताओ, हम्म, भगवान की पूजा करने के लिए संस्कृत जरूरी है? बता दो आप हमें। सर भगवान किसी तो हर भाषा में भगवान से सुनता है। अपने बाप से एक बेटे को मिलना है तो बाप तो वही ना लैंग्वेज सिखाएगा बेटे को, क्योंकि उसका बेटा है। ये बात मानते हैं आप? बाप अगर बिल्कुल। होगा तो अपने बेटे को वही भाषा सिखाएगा क्योंकि उसका बेटा है। ऐसा थोड़ा है कि बाप यहाँ पे है अब बेटा कोई और भाषा सीख के गया नहीं है। अगर ठीक है, आप अगर मंदिर को हम साइड आप में एक करते बात हैं, मान बताइए, लीजिए कोई किसी बंदे कंपनी को हो। बंगाली आती है? हम्म, नहीं, कोई कंपनी की हम्म, बात ही नहीं, कंपनी है, धंधा है क्या? हम्म। मंदिर धंधा सिस्टम है? बता दीजिए आप हमें। मेरे मंदिर में जो प्रीस्ट होते हैं, आई थिंक वो भी कुछ कभी कुछ क्वालिफिकेशन होता वो होगा, पढ़ते होंगे नौटंकी है संस्कृत ना। वगैरह, कुछ कुरान अरे वगैरह। वो नौटंकी हम्म। है, सारी नौटंकी सबको निकाल के बाहर फेंकिए ना। एक बार उठा के सब फेंकिए, सारी नौटंकी खत्म हो जाएगी कि इनका भगवान संस्कृत सुनता है। एक बार उठा के सारे शंकराचार्यों को, सारे महामंडलों को निकाल के बाहर फेंक दीजिए, सब नौटंकी खत्म हो जाएगी कि संस्कृत सुनता है। हम कहते हैं इस तरह कि तो थोड़ा साबित कर फैल दें कि जाएगा। इनका अगर कोई ईश्वर है, नहीं खाली साबित कर देना कि अगर इनका कोई ईश्वर है और संस्कृत के अलावा कोई दूसरा भाषा नहीं सुन पाता है, खाली एक बार साबित कर दे हमको। इन नौटंकी है। बताइए, आज तक किसी भगवान ने आके कहा है आपसे या हमसे कि भाई हमको आके संस्कृत में मंत्र पढ़ोगे तभी हम तुमसे खुश होंगे, या फूल मत्ती चढ़ाओगे तभी खुश होंगे, या इस तरह से करोगे जैसे ब्राह्मण करता है ऐसे करोगे तब हम खुश होंगे? बता दीजिए आप हमें। भाई एक संग्रहालय ऐसा तो होता कहीं है, नहीं है। हम्म। तो कहीं नहीं है तो नौटंकी कर रहा है ना झूठा। सबको बाहर फेंकिए और सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूशन दीजिए, सबको बराबर अधिकार दीजिए। नौटंकी कर रहा है कि इस तरह से करोगे, ये विधि है। कोई विधि उधि नहीं है। कोई माई का लाल सर आज तक ये इस साबित तरह से नहीं तो कर सर फिर सका है पूरा कि अल्लाह जो है नहीं। अरबी सुनता है और भगवान जो है ये संस्कृत सुनता है, जीसस जो है इंग्लिश या हिब्रू सुनता है। आज तक कोई माई का लाल साबित नहीं कर पाया है। तो इसीलिए ये जो सोचना है ना कि ऐसा कोई नियम होगा, ये सब बकवास नियम है। तुरंत खारिज करके हर व्यक्ति को बराबर अधिकार देना चाहिए। सर अगर ऐसा हम पूरी दुनिया में फॉलो करेंगे फिर तो दंगा फैल जाएगा। नहीं, पूरी दुनिया में क्यों फॉलो करना है? विश्व गुरु हमें ना बनना है, हम भारत में फॉलो करेंगे। सर अगर हम विश्वगुरु बनेंगे तो भारत तो बाहर जाएगा ना, भारत अपनी चीजें बाहर फैलाएगा। अच्छा ये बताइए कि अभी अमेरिका ने ग्रोक बनाया है, तो आप ग्रोक इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अमेरिका ने इंटरनेट बनाया है, मैं तो आप फिलहाल इस्तेमाल ग्रुप कर रहे नहीं हैं यूज कि कर नहीं रहा कर था। रहे हैं? और उसने कंप्यूटर बना दिया, जितने बाहर पाश्चात्य के लोग हैं, टेलीफोन बना दिया, ट्रेन रेल एरोप्लेन सब बना दिया। आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इस्तेमाल? बिल्कुल। जो चीज फायदेमंद होता है ना, बुद्ध ने भारत में जो चीज खोजी वो विश्व के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 50-56 देश जो हैं बुद्धिस्ट है, बुद्धिज्म बहुत तादाद मात्रा है जहाँ पे बुद्धिज्म की चलती है। ऐसे ही थोड़े भाई भारत का एक व्यक्ति ने समानता, अधिकार, इक्वालिटी की बात की, 56 से ज्यादा देश मान रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि आप इक्वालिटी और समानता सबको बराबर दे देंगे तो कोई मानेगा ही नहीं है। अच्छा आप सही से बताइए, आप SC ST OBC जनरल किस में आते हैं? मैं ओबीसी से हूँ। ओबीसी से हैं, तो आपको क्या दिक्कत है कि कितने ओबीसी जो हैं उनको शंकराचार्य बनाया गया है? सर जहाँ तक मुझे नॉलेज है, शंकराचार्य बनने के लिए उनकी कुछ अलग होती है डिमांड वगैरह जो भी है, तो हर किसी के लिए बनना पॉसिबल नहीं है, जो जितना मुझे पता है। क्या डिमांड होती है आप बता दीजिए आप हमें। ये क्या आना चाहिए जिससे शंकराचार्य बनेंगे? उनको संस्कृत में अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में उनको अच्छा होना चाहिए, वैदिक का ज्ञान किसने ये होना नियम चाहिए बनाया उनको। कि ये संस्कृत आना चाहिए? ना मुझे पता है, ये अपने जो शंकराचार्य हुए थे उन्होंने बनाया है, जो भी मतलब ये तो वैदिक वही वाली बात हो ज्ञानी गई होगा वो कि बनेगा। आज कोई प्रधानमंत्री बन गया
और वो नियम बना हम्म, दे। अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है, खुद नियम सेट कर दे, अगर आपको प्रधानमंत्री हम्म, बनना है तो आपको या तो मेरी जाति का होना चाहिए, और नहीं तो फिर आपको जो है ये चीज आना चाहिए, मतलब या तो फेंकना आना चाहिए, या फिर आपको धूर्तता करनी आनी चाहिए। कुछ नियम बना दे, उसका कोई थोड़े मानेगा भाई, बता दीजिए आप हमें। उसको साबित करना पड़ेगा ना कि प्रधानमंत्री बनने के लिए यही चीज क्यों आनी चाहिए। भाई इससे पहले प्रधानमंत्री बने थे, नेहरू हम्म, बने थे, नेहरू हाईली क्वालिफाइड थे। शास्त्री बिल्कुल, बने थे, वो भी हाईली क्वालिफाइड थे। इंदिरा बिल्कुल, गांधी बनी थी, वो भी हाईली क्वालिफाइड थी। अटल हम्म, बिहारी वाजपेयी भी पढ़े लिखे थे। अभी जो बने हैं प्रधानमंत्री, इनके बारे में एजुकेशन पर सवाल उठता है, लेकिन ये बने हैं ना, डेमोक्रेसी है तो बोलिए। हाँ डेमोक्रेसी है बिल्कुल। अगर डेमोक्रेसी नहीं रहता तो इनके जाति के आधार पर इनको खारिज कर दिया जाता, कहा जाता कि तुम्हारा एजुकेशन कम है या तुम्हारे एजुकेशन पे सवाल है तो हम तुमको नहीं बनने देंगे, कहा जाता ना। तो ये किसने नियम बनाया? डेमोक्रेसी में क्या है कि भैया अगर पब्लिक इसको पसंद कर रही है तो बनना ही पड़ेगा। एजुकेशन फेजुकेशन क्या होता है भाई? तो मंदिर में इस संस्कृत वाला नियम कौन बना दिया, बता दीजिए। जब इक्वालिटी की बात है, हर कोई व्यक्ति बन सकता है, शंकराचार्य का ही जाति का क्यों बनेगा? समझ रहे हैं? आप चैलेंज नहीं कर शंकराचार्य रहे हैं तो उसको, तो ये पता चलता है कि आप गुलाम बने रहना चाहते हैं। भाई पहले राजा का बेटा ही राजा बनता था कि नहीं बनता था? बिल्कुल। बनता था ना। ये डेमोक्रेसी हम्म, है ना, जिसने सबको दे दिया कि आप भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं। तो उसी तरह से मंदिर में ब्राह्मण का बेटा ही काहे बनेगा? ये नौटंकी है। पहले जैसे कहा जाता था ना कि राजा में शासकीय गुण होता है, नस्ल है, वो नस्ल में ऐसा खून है कि यही बन सकता है। आज तो हर कोई व्यक्ति बन रहा है, पीएम सीएम कुछ भी बन जा रहा है? तो ये सारे मिथक है, उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। ये सिर्फ आपके मन का भ्रम है। ये जो क्राइटेरिया बना के रखा है इन्होंने, संस्कृत उठा के फेंक दीजिए, चल भाग, संस्कृत पढ़ेंगे तब भगवान खुश होगा। भाई आप अपने घर में भगवान को वो अगरबत्ती दिखाते हैं, आप संस्कृत में दिखाते हैं क्या? बता दीजिए हमें। मंत्र तो संस्कृत में ही बोलते हैं सारे जितने भी होते हैं। क्या मंत्र पढ़ते हैं, जरा हमको सुनाइए तो। जो ही बताया गया है, गायत्री मंत्र हुआ या महामृत्युंजय मंत्र हुआ। हनुमान जी को क्या आप सुनाते हैं, जरा सुनाइए तो हमको। क्या हनुमान चालीसा है बुरी? सुनाइए, हम सुनेंगे। ये तो अलग ही बात हो जाएगी। नहीं, मेरा सवाल ये था कि जैसे अब नहीं नहीं, आप बात करें सुनाइए ना, हम तभी तो कंपनी पता की। चलेगा ना कि भगवान जो है, हनुमान जी जो है, वो कौन सी भाषा में सुनते हैं। सुनाइए जरा। हनुमान चालीसा अवधि में है, संस्कृत में नहीं है वो। तो बताइए। वो अब तुलसीदास जी ने रचना भगवान जो की है, है ऐसी। हनुमान जी जो है, हम्म, अवधि में सुन ले रहे हैं, बताइए। भाई भगवान तो हर भाषा में सुनते हैं, बहुत चाहे सारी। इंग्लिश में बोलो, संस्कृत बोलो, हिंदी बोलो, कुछ कुछ सुन लेते हैं। तो वहाँ वही बोल लैंग्वेज रहा का हूँ वो नहीं ना है ना। कि वही मैं बोल हम्म, रहा हूँ कि अगर आपको भगवान, देखिए भगवान है कि नहीं है ये एक अलग मुद्दा, ये भी एक अलग बिल्कुल। मुद्दा है कि अगर भगवान जब हम्म, कोई भी लैंग्वेज सुन ले रहा है, साउथ वालों को साउथ में सुन लेता है, बताइए। बिल्कुल। अवधि हम्म, वालों के लिए अवधि में सुन ले रहा है। तो ये कौन धूर्त हम्म, है जो संस्कृत का नौटंकी खड़ा किया है कि संस्कृत में ये चीज आएगा तब शंकराचार्य? ये दरअसल कब्जा है। इन सबको बाहर निकालें। जैसे राजाओं को बाहर किया गया है, वैसे सारे ब्राह्मण जो कब्जा करके बैठे हैं मंदिर पे, संस्कृत ये तरह तरह की नौटंकी सबको बाहर कीजिए, तब जाके ये देश विश्वगुरु बनेगा। ये ठीक है आपका फिर। ये कहना है कि ओके। अगर ब्राह्मण बात खत्म हो जाएगा तो देश आगे बढ़ जाएगा ऐसा? क्यों, आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि देखिए अगर अभी ब्राह्मण है, कल कोई और आगे बैठ जाएगा, दूसरी सत्ता पे काबिज होगा, तो ये एक सर्कल कैसे है, जो कैसे भी पावर आपको में होगा वो बैठ कैसे आपको जाएगा। लगता है मंदिर पे कोई और आके बैठ जाएगा? अगर शंकराचार्य नहीं रहेगा तो कोई और नहीं, जाति आके बैठ अगर आप जाएगी। मंदिर खत्म, नहीं मैं कह रहा हूँ कि हम्म। मान लीजिए मंदिर खत्म कर देते हैं, शंकराचार्य खत्म कर देते हैं, जैसे बाहर कंट्री से बाहर में कोई शंकराचार्य नहीं है, तो जो व्यक्ति पावर में आएगा अगला, हो सकता है कि वो अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाए, फिर उस कम्युनिटी का वर्चस्व हो जाए, फिर यही बात आएगी कि फला कम्युनिटी आगे हो गई है, तो इस तो सर्कल चलता रहेगा ऐसे ही। जो पावर में आएगा वो अपना खड़ा कर देगा स्ट्रक्चर पूरा। कौन बोल रहा है आपसे? डेमोक्रेसी में ये नहीं होता है। आपको पता है यूपी में 4 बार बहन जी सीएम बनी है, 4 बार। अभी हम्म, इस बार चंद्रशेखर जी आजाद जी सांसद बन गए। हम्म, हम्म। कोई जानता है भविष्य? बता दीजिए आप हमें। क्या इससे पहले कभी भी किसी भी SC ST को राजा बनने का हक दिया था? जब ब्राह्मणिकल सिस्टम था तब। इनके मत से छत्रपति शिवाजी सर के SC ST तो राज्याभिषेक सब में मेरे इन्होंने ख्याल से अभी नौटंकी। अंग्रेजों ने हमको दिया है ना। SC ST जब अंग्रेज आए छत्रपति उन्होंने हमको कुछ शिवाजी कैटेगरी महाराज। किया है। अरे तो कैटेगरी किया है तभी ना हक अधिकार मिला है, नहीं कैटेगरी करता तो मिलता कहाँ से आपको? छत्रपति शिवाजी सर महाराज वही। का हम्म, राज्याभिषेक होने को हम्म, था, तो ब्राह्मणों ने क्या नौटंकी की? हम्म। बताइए आप हमें। आपको क्या सुना है पुणे नौटंकी के की थी? ब्राह्मणों ने उनको तिलक करने से मना कर दिया था। बनारस के हम्म, पंडे को बुला के अब महीनों महीनों तक हलवा पूरी खिला के राज्याभिषेक का वो चला था। तो आप ये हम्म, सोचिए कि जो खुद से राजा बन गए उनको स्वीकृत नहीं कर रहा है। राजपूतों ने 1858 में
प्रीवी काउंसिल लंदन में केस लड़के अपने को राजपूत क्षत्रिय कहलवाया, इस शूद्र कहता था तब। गवाही दे रहा है उसमें कि हाँ राजपूत जो है शूद्र होते हैं, उसमें गवाही भी दिया है, रिकॉर्ड है, हम स्ट्रीम करके रखे हुए हैं। ये कहाँ कहाँ पे रिकॉर्ड है, पढ़ लेंगे अरे इसको? भाई अच्छा आप यहाँ पे देख लीजिए, मनोज मित्ता की किताब है कास्ट प्राइड। ठीक है, ठीक है, कब लिखी हुई है सर? ये एडवोकेट हैं, इन्होंने बड़े डिटेल्स में इसको लिखा हुआ है। और सारे कब लिखा जितने है भी कानूनी, अभी लेटेस्ट ही है, मतलब बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं है। अभी इन्होंने जितने भी पुराने जो केस कचहरी हुए थे उसको उन्होंने कंपाइल किया, स्ट्रीम भी कर रखा है मैंने। नहीं सर, मेरा कोई सवाल मन में उठता है कि मान लीजिए ब्राह्मणवाद को उखाड़ ही फेंकते हैं हम लोग, तो कल को जो भी पावर में आएगा वो अपना वर्चस्व स्थापित करेगा, फिर जो उससे नीचे होंगे वो उनको भी प्रताड़ित करेगा। अच्छा, डेमोक्रेसी में चलता राजाओं रहेगा को ऐसे ही। उखाड़ फेंका गया, तो उसके बाद से अलग अलग जाति के लोग प्रधानमंत्री बने हैं कि नहीं बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं कि नहीं बने हैं, सीएम बने हैं कि नहीं बने हैं, ये बता दीजिए। या सिर्फ राजपूत ही बना है, या सिर्फ एक ही जाति बनी है, ये बताइए पहले। सर सभी बने हैं, लेकिन पिछले 70 साल से हम लोग अभी भी जाति में अटके हुए हैं ना। तो आप ये बताइए, 70 साल में संविधान आने के बाद से ही तो अधिकार मिला है ना कि मंदिर में भी SC ST जा सकता है। उसके बाद से ही तो उनको नौकरियां मिलनी शुरू हुई हैं, उसके बाद से ही तो रिजर्वेशन से उनको उनके बराबर बैठने का हक मिला है। उनके बाद से ही तो अब लोग जो हैं वो भी गाड़ी रख सकते हैं, अपना CM PM बन रहे हैं, अपना सारी चीजें व्यवस्था कर रहे हैं, घर बनवा सकते हैं, शहर में रह रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। पहले ही थोड़े था है, पहले तो वो देख के खारिज कर दिया जाता था। अभी देखे, मैं आपको दिखाता हूँ। आप जो हैं, मुझे ऐसा लगता है आप व्यवस्था परिवर्तन नहीं चाहते हैं, आप ऐसा चाहते हैं कि व्यवस्था जो है परिवर्तित ना हो। ये देखिए ध्यान से, कास्ट प्राइड किताब है ये, और ये एडवोकेट है मनोज मित्ता। तो इनको पूरी जानकारी है क्या क्या चीजें हुई हैं, और उसको ये पूरी किताब लिखे हैं। मैं आपको हेडलाइन दिखाता हूँ, लीगल माइलस्टोन इन द बैटल अगेंस्ट कास्ट। इसमें आप यहाँ पे देखिए 1855 लिखा हुआ है, 1855 दिख रहा है आपको स्क्रीन, ये बुलेट। सर मैं मोबाइल पे हूँ, छोटा है वह तो दिख नहीं रहा है। हाँ तो पढ़ लीजिएगा, यहाँ लिखा है 1855 द लंदन बेस्ड प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता था उस समय। काउंसिल अपहोल्ड्स द क्लेम ऑफ राजपूट्स टू द वर्ना स्टेटस ऑफ क्षत्रिया, thereby rejecting the Brahman theory that they had all been annihilated by परशुरामा। वहां सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ब्राह्मणों का ये जो क्लेम था कि हमने सारे राजपूतों को, सारे क्षत्रियों को खत्म कर दिया है हमें परशुराम ने, ये सब शूद्र हैं, ये कोई भी ये सब क्षत्रिय नहीं है। तो इन लोगों ने केस लड़के अपने को क्षत्रिय कहलवाया 1855 में। ये रिकॉर्ड है, ये लंदन बेस्ड प्रीवी काउंसिल सुप्रीम कोर्ट का ये वो है, वहां से गवाहियां हुई हैं, मतलब रिजल्ट आया है। तो ये चीज है, लेट्स डिस्कस। आप सही सही बताइएगा, आप OBC हैं या कि ब्राह्मण हैं? सर OBC हूँ। तो OBC हैं तो आपको नहीं लगता है कि OBC को 60% जितनी जनसंख्या है उतना अधिकार मिलना चाहिए? सर ऐसा करके क्या होगा ना, देखिए इससे क्या होगा कि जो एक्चुअल हम आपसे पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, नहीं हम आपसे पूछ रहे हैं। देखिए मैं ना सर, मेरा क्या ना, मैं जात नहीं आपसे उससे हमको मतलब ही नहीं है। ये बता दीजिए कि जितने ब्राह्मण हैं, आपको पता है नौकरी कैसे लगी है, ब्राह्मणों की नौकरियां कैसे लगी है, आपको जानकारी भी है? आप जाके सारे यूनिवर्सिटी में, सारे संस्थानों में जाके सर्वे कराइए, फ्रेंड बन जाइए, दोस्त बनिए, जाके आराम से पूछिए, जितना बूढ़ा है सबसे पूछिए, उसमें बताएंगे कि हमारे यहाँ तो फोन आया था, कह रहे हैं कि अरे खाली हुआ है आ जाओ। हम कहें कि हम तो इतना पढ़े लिखे, अरे पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, बस आ जा तू ज्वाइन कर ले। ऐसे ऐसे ज्वाइनिंग हुई है ब्राह्मणों। तो मेरे पिताजी बोलते हैं कि जब पिछले टाइम पे जब आजादी मिली थी हमको, लगभग इसके 15-20 साल तक ऐसा होता था कि वो लोग देखते थे कि जॉब खाली है, कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है उसको लेके आइए। मेरे पिताजी भी ऐसी जॉब लगे थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, वो रिटायर्ड हो गए हैं, तो उस टाइम पे रहा होगा। लेकिन अभी तो मैं जो देखता हूँ तो फिलहाल तो ऐसा नहीं दिखता है। अरे तो फिलहाल ऐसा नहीं है, तो आपने उन जातियों के लिए क्या किया जिनको आज तक अधिकार ही नहीं मिला था? सर वही तो मैंने बोला आपको स्टार्टिंग में, जब पढ़ेंगे तभी अधिकार जानेंगे ना अपने हम, जब पढ़ेंगे नहीं था अधिकार कैसे जानेंगे अपने हम? पढ़ाई जरूरी है बोल उसके लिए। अच्छा, तो आपने अपने लोगों को तो बुला के दे दिया, अब उनके पास पैसा आया, हर महीने नौकरी आई, सैलरी आई, घर द्वार मिला, अच्छे स्टेटस हो गए, तो आपने बच्चे को पढ़ा लिया, तो आपका बच्चा काबिल बन गया। उन लोगों को सोचिए जिनके यहाँ फोन ही नहीं गया, जो इंटरव्यू भी देने गए उनको जाति देख कर रिजेक्ट कर दिया गया, कैटेगरी देख कर रिजेक्ट कर दिया गया, उनके यहाँ तो पैसा नहीं मिला, वो तो गरीब मजदूरी करते रहे, उनके यहाँ तो स्टेटस नहीं सुधरा, उनका माहौल भी नहीं बदला। उनके बच्चों के लिए आपने क्या किया भाई? वो कैसे आएंगे? वो कैसे इसके बच्चे से? अच्छा नहीं हुआ होगा,
साल भर में कितनी गवर्नमेंट नौकरी निकलती है, यही बता दीजिए आप। तो अभी तो बहुत रेयर निकलती हैं, क्योंकि हजारों में, पहले कितना हजार भी निकलती थी? नहीं निकलते होंगे। वो भी ऐसे निकलते हैं, कहीं पे जैसे पुलिस की निकलती है तो उसमें वो 5,000, 6,000, 7,000 मांग लेते हैं। हम मान लेते हैं कि साल भर में 10 लाख नौकरियां सरकारी निकलती। अब इस देश में जनसंख्या है 140 करोड़। क्या 140 करोड़ में से 10 लाख से फायदा भला होगा सबका? SC ST OBC की जनसंख्या है लगभग देश में 85%, और जितनी नौकरियां हैं उसमें सबसे ज्यादा जनरल वर्ग है। तो जनरल वर्ग के तो घर सुधर गया। फिर प्राइवेट नौकरियां जो लगभग 98-97% है टोटल नौकरियों का, उसमें पूरा जनरल वर्ग भरा पड़ा है, क्योंकि वहां तो रिजर्वेशन भी नहीं है, वहां तो प्रतिनिधित्व का सवाल नहीं है। अपना अपना रेफरेंस देख के अपने अपने भाई भतीजों को बुला लेते हैं, अच्छा तू पढ़ लिया, आजा आजा यहाँ पे नौकरी, रेफरेंस लगाएंगे, हो जाता है वहां। तो प्राइवेट नौकरियों में तो पूरा जनरल वर्ग भरा पड़ा है। अब बताइए SC ST OBC जाए तो जाए कहाँ? OBC में कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनको कहीं ठीक ठाक मिल जाता है स्ट्रगल कर, क्योंकि कहीं पे थोड़ा सा बहुत मिल जाता है, लेकिन सबका नहीं है। OBC की जिस तरह से जनसंख्या है, जैसे अभी मैंने दिखाया कि देश में 100% में से 60% OBC हैं, अब मात्र पूरे भारत की संपत्ति 8% है। यानी 100 रोटी में से जो 15 लोग हैं वो 89 रोटी खा रहे हैं, और देश की 85% मात्र जो है 11 रोटी में गुजारा कर रही है। 85 लोग जो है मात्र 11 रोटी खा रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि सिस्टम नहीं बदलना चाहिए, सिस्टम नहीं बदलना चाहिए। चलिए आपकी बात से अगर एग्री भी कर लें, आपकी बात से एग्री भी कर लेते हैं कि डेवलप कंट्री से अमेरिका हुआ या रशिया हुआ या UK हुआ, क्या वहां पे भी ऐसा सिस्टम है कि जिसकी इतनी आबादी उसको उतना जॉब मिलेगा? विश्व गुरु आपको बनना है या रसिया को बनाना है, अमेरिका को बनाना है, ये बताइए। सर कहीं से तो एग्जांपल लेंगे ना हम लोग कि भाई वहां ऐसा हो रहा है, वो विश्व गुरु बने या उन्होंने दुनिया को लीड किया, हम भी ऐसे ही बुद्ध ने करते हैं। कौन से देश से एग्जाम्पल लिया था? सर बुद्ध की बात नहीं कर रहे ना हम लोग, फिलहाल हम देश की बात कर रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आपने ये मंदिर बनाने का कहाँ से एग्जाम्पल लिया है? जैसे राम मंदिर आपने बनाया, ये कौन से देश से एग्जाम्पल लिया? काल्पनिक मिथक जो है उनका बड़ा बड़ा मंदिर बना देना चाहिए, ये कहाँ से एग्जाम्पल लिया? सर आप धर्म पे जा रहे हैं, अभी मैं बात कर रहा हूँ देशों की, आप धर्म पे जा रहे हैं। आप ही तो बोल रहे हैं कि हर चीज जो है विदेशों से एग्जाम्पल लेना है। धर्म क्या लेना है भाई? धर्म वही चीज तो है आपका, और क्या है? बता दिए कहाँ से एग्जाम्पल लिया आपने? मैं आपसे धर्म की बात कर ही नहीं रहा सर, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ कि अमेरिका है, क्या अमेरिका में भी सिस्टम है कि जिसकी इतनी आबादी अरे उसको भाई, उतना भाग दिया जाए? धर्म देखें, धर्म तो आपके जो जातिवाद आपने सिस्टम बना रखा है वो धर्म के कारण ही तो हो रहा है। आपका धर्म ही तो ये बात अलाउ कर रहा है कि SC ST OBC को अधिकार मत दो। सर आपका धर्म ही ने तो कहा है। मैं भी धर्म की बात ही नहीं कर रहा सर, मैं बोल रहा हूँ अगर हमको लीड करना है। मैं कब धर्म की बात कर रहा हूँ? अरे भाई, हम कह रहे हैं कि राम मंदिर मैं को कब ले आए, धर्म की बात कर रहा हूँ? एक बात रहे हैं आप, बताइए, बोलिए। राम मंदिर धार्मिक मुद्दा है कि पॉलिटिकल मुद्दा है? पहले यही बता दीजिए। राम मंदिर आपका धार्मिक भी है, पॉलिटिकल भी है, दोनों है। तो फिर काहे ऐसा बच मेरा रहे मानना हैं है। आप उससे? मैं तो तब ना तो मैं आपसे राम धर्म की मंदिर बात कर रहा। में राम का सबूत बताइए, राम मंदिर में राम का सबूत मिला है? सर वहां तो मंदिर बन गया। ऐसे सर, राम ऐसे का सर सबूत मिला मैंने वहां पे? मेरा ऐसे सर मेरा सवाल ये है कि अगर हमको विश्व गुरु बनना है, मान लीजिए वर्ल्ड को हमको लीड करना है, तो जो डेवलप कंट्रीज है उससे एग्जाम्पल ले सकते हैं ना कि अमेरिका सुपर पावर है, तो अमेरिका में क्या ऐसा सिस्टम है कि जिसकी इतनी आबादी हो उसको उतना भाग दिया जाए? मेरा सवाल ये है। वो बता रहा हूँ, वहां का जो ट्रम्प है ना, वो क्या करता है ना, मुस्लिम को भी बुलाता है, ईसाई को भी बुलाता है, सारे धर्म के लोगों को बुला के कुछ कुछ बोलवा लेता है स्टेज पे, सारे धर्मों की बात करता है। आपने आज तक हमने तो नहीं देखा कि आप जो है सारे धर्मों को बुला के एक साथ स्टेज पे, आप तो अब कहीं भी जाते हैं तो आप अभी वो बना था सांसद भवन, उसमें आपने अपना ब्राह्मणवादी सेंगोल पता नहीं क्या क्या करवाने लगे, जिसकी बहुत आलोचना हुई थी। सर वो कहीं भी मैंने कोई भी चीज देखी थी, होता है, मुस्लिम आप गवर्नमेंट को एज ए हिंदू रिप्रेजेंट करते हैं, एज ए हिंदू। राम मंदिर बना, वहाँ पॉलिटिशियन का क्या काम था बता दीजिए? सारे पॉलिटिशियन गए थे, बताइए। सर आप फिर जवाब से हटा रहे हैं मेरे को। नहीं हटा नहीं रहे हैं, अलग है, आप कहीं और ले जा रहे हैं उसको। मैं आपका वो बोल रहा हूँ कि आपका हर काम जो है, जो विश्व गुरु बनने के सपना देख रहे हैं, आपके धर्म ने ही आपको रोक रखा है। धर्म हटेगा सब चीज सही हो जाएगा। आपके धर्म ने बना था, आपका वीडियो क्लिप मैंने न्यूज पे देखा था, तो वहाँ पे अपने सिख प्रीस्ट भी थे, मुस्लिम प्रीस्ट भी थे, जैन भी थे। कौन सी प्रार्थना हुई थी वहाँ पे बता दीजिए आप हमें? सभी में हुई थी। नहीं हुई। मुस्लिम मौलाना साहब ने अपना उर्दू में किया था। सर जो देखिए जो न्यूज में दिखाया तो ब्राह्मण न्यूज में दिखा दिया, लेकिन बड़ा हाँ, लेकिन वहाँ क्या सब कुछ बात हुआ कर ना रहे हैं भाई? तनी दिखाइए हमको, क्लिप यहाँ पे दिखाइए तो हम लोग भी देखे जरा, कौन सा क्लिप आपके पास? मोबाइल पे हो नहीं दिखा पाऊंगा। मेरा जो सवाल है आप उससे भटका रहे हैं मेरे को। नहीं आप दिखाइए ना यहाँ पे। नहीं भटक नहीं रहे हैं आप जो है, अगर आप जो है भाग रहे हैं तो देखें, तो आपको उसकी तरह काम करना पड़ेगा ना।
वो जाके सर मैं नहीं राम भाग रहा ना, मंदिर में मेरा ना वहां पे मेरा जाके सवाल। जीउस का सुनिए, वो जाके जीउस का मंदिर खोल के आप तमाशा नहीं ना खड़ा कर रहा है पूरे अपने जनता को कि चलो इसी पर करते हैं, दिन रात जो है हिंदू मुसलमान नहीं ना करवा रहा है बैठ के, आप ये काम करवा रहे हैं। विश्व गुरु बनने के लिए भारत में टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, यहाँ रिसर्च होनी चाहिए। होती है रिसर्च? बता दीजिए आप हमें। आपके धर्म ने ब्राह्मणों को सिखाया कि कोई मेहनत का काम नहीं करना है, सिर्फ रट्टा मारना, रट्टू तोता बन जाना। आपके धर्म ने ये सिखाया ब्राह्मणों को। बता दीजिए आपके धर्म ने, जिस धर्म के लिए आप भाग रहे हैं बार बार, उस धर्म का इफेक्ट आप पे पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जब यहाँ के हर व्यक्ति पे धर्म का इफेक्ट पड़ रहा है तो आपके धर्म ने आपको विश्व गुरु बनने से रोक रखा है। बताइए कि आपके शंकराचार्य की बात कर रहे थे, शंकराचार्य ने क्या लिखा है अपने ब्रह्मसूत्र, बोल दीजिए। फिर आप विश्व गुरु कैसे बनते हैं हम बताते हैं। सर मैं तो उनकी बात नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ कंट्री से आपका डेवलपमेंट की। राम की जो बात मानेगा वो आगे कैसे बढ़ेगा बताइए आप हमें। आपको आगे बढ़ने के लिए वो साइंस की बात माननी पड़ेगी ना। आप मंदिर बनवा रहे हैं, सब लोग वहां पे पहुंच रहे हैं, आप कह रहे हैं ये हमारे आइडियल हैं, वहां से क्या सीखेगा आदमी भाई? ये देखें आपके शंकराचार्य, आप शुरू में बात कर रहे थे कि शंकराचार्य में एक विशिष्ट कैटेगरी होती है जिससे वो बन सकते हैं। ये पढ़ के सुनाएंगे क्या लिखा है? पढ़ के सुनाइए सर तो। मैं फोन पे हूँ, इतना नहीं पढ़ पाऊंगा, मोबाइल से वो नहीं नहीं लिखेगा पढ़ सामान। पाएंगे तो फिर चलिए, फिर नहीं पढ़ पाइएगा तो फिर क्या मैं बात करूंगा नहीं आपसे? मेरा चले फिर। मेरा नहीं नहीं नहीं, फिर चलिए फिर। आप क्या इसको पढ़ सर, आपने पाएंगे जवाब नहीं दिया ना। तभी डिस्कशन होगा। जवाब मैंने दे दिया, मैंने यही जवाब दिया कि आपके धर्म ने आपको रोक रखा है और आप ओबीसी नहीं है, झूठा ओबीसी बन के आए हैं। जिस तरह कभी आप आज करके तक सुना हमने दीजिए एक सर, मैं ब्राह्मण सुन को रहा नहीं सुना, हूँ। हमने आज तक एक ब्राह्मण को नहीं सुना जो ब्राह्मण यहाँ पे आके कहे कि ब्राह्मण जो है मंदिर का वो बन सकता है, पुजारी नहीं बन सकता। वो हमेशा ओवर रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, इनमें यही सेम गुण है। ये भी ब्राह्मण की वकालत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ओबीसी, जब मैंने कहा कि ओबीसी 60% है उसको मिलना चाहिए, तो बार बार ब्राह्मण की तरफ भाग रहे हैं कि अरे ऐसे हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? अगर ओबीसी को 60% अधिकार मिल जाए तो जरा बताइए आप हमें। 60% अगर ओबीसी को रिजर्वेशन दे दिया जाए, 65%, तो क्या इससे दिक्कत हो जाएगी? जरा बताइए आप हमें, बोलिए। सर मेरा सवाल फिर से वही रहेगा, नहीं क्या नहीं, आप हमको बताइए ना आप हमें। हमें हम वही, मेरा भी यही सवाल है, मेरा ही सवाल सबसे पहला सवाल था जिससे आप भाग रहे थे। बता दीजिए 60% अगर रिजर्वेशन ओबीसी को दे दिया जाए तो भारत को विश्व गुरु बनने से कैसे रोक लेंगे आप? जरा बता दीजिए आप। चलिए बोलिए। कोटे की बात कर लेते हैं, आप ठीक कह रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे बोलिए। हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जैन हैं, सिख है, सभी हैं, ठीक है। हर कास्ट में ओबीसी भी है, अपर कास्ट भी होगा, नो डाउट। अब अगर आप बात करते हैं कि हर किसी को उसकी आबादी के हिसाब से आप दे दीजिए, राइट, तो वहाँ पे मुस्लिम भी आएंगे कि हमको भी 18% चाहिए, फिर जैन भी आएंगे, बौद्ध भी आएंगे, हिंदू भी आएंगे, फिर और कास्टिज्म बढ़ेगा उससे, तो ये तो गलत हो जाएगा ना सर, तो राष्ट्र के हित में नहीं होगा ये तो। अच्छा, उनका जो पैसा है, जो उनको हक अधिकार मिलना चाहिए, वो चुनमंगों के खाते में जा रहा है, तो उससे जातिवाद नहीं फैल रहा है ना? सर चुनमंगे क्या है बताइए मेरे को एक बार, क्योंकि चुनमंगे जितना मैं उसी न्यूज को में कहा देख रहा हूँ जाता अभी। है जो चुनमंगा उसी को कहा जाता है जो चून मांग के अपनी जिंदगी चलाता है। समझ रहे हैं ना? नहीं समझ मेरी सर बात अभी को? के टाइम में तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा है नहीं कि कोई चून क्या मांग बात कर के रहे हैं जिंदगी आप? चला रहा हो। आप एक बात बताइए, भारत में कितनी यूनिवर्सिटी टॉप 200 में है, वो बताइए। सर भारत तो इतना कुछ होने के बाद भी हैप्पी इंडेक्स में 118 नंबर पे आया, जबकि यूक्रेन जैसे देश में युद्ध चल रहा है, फिलिस्तीन में युद्ध चल रहा है, वो हमसे टॉप पे हैं। तो उस चीज पे तो हाँ, वो जाना ही रहेंगे जरूर होगा टॉप ना में ना। बेकार। देखें, वो टॉप में रहेंगे, आप हमेशा दुखी रहेंगे क्योंकि बैठ के दिन रात हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। अभी भी आप दुखी हैं। आपको तो इसी बात में दिक्कत हो रही है कि कैसे हक अधिकार की बात चल रही है। ओबीसी को 60% अधिकार मिल जाए उसके कोटे का, इससे आपको दर्द हो रहा है। हमने आज तक ब्राह्मण को नहीं सुना कि ब्राह्मण से कहा जाए कि भैया आपको 100% दे दिया जाए तो कोई दिक्कत होगा। तो आप ओबीसी बन के आए क्यों हैं? आप ब्राह्मण है तो हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है, क्यों आए हैं आप भाई ओबीसी को आप सीधे सीधे बताइए ना कि 60% अगर अधिकार दे दिया जाए तो उससे क्या दिक्कत होगा? और आपको इस बात से क्यों दिक्कत है कि जैन आएंगे, जैन की जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से उनको मिल जाए, मुस्लिम की जितनी जनसंख्या है उनको अधिकार मिल जाए, ओबीसी में जो जो अपने को हिंदू बने घूम रहे हैं उनकी जितनी जनसंख्या उनको अधिकार मिल जाए? इससे आपको क्या दिक्कत है? हमें ये बता दीजिए बस। हाँ जी, क्या दिक्कत सर है? इससे समाज में वैमनस्य बढ़ेगा, लोग आपस में लड़ेंगे। कैसे मेरा बढ़ेगा? ये जरा कहना है। जरा खुल के बताइए, कैसे बढ़ेगा वो बताइए। देखिए मान लीजिए 100 लोग हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ, शायद आपको सही लगे या मैं गलत हूँ। 100 लोग हैं, 100 में से आपका बोला आपने 7% ओबीसी है, ठीक है, 30% अदर हैं, 10% मान लीजिए ब्राह्मण है आप। अब यहाँ पे जो बंदा जितना एजुकेटेड होगा, चाहे वो ओबीसी तो ब्राह्मण से हो, उसको उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप आगे जॉब वगैरह में लीजिए, इंटरव्यू लीजिए, उसका एग्जाम लीजिए, जो क्वालिफाइड होगा वो जाएगा आगे। और रहा सवाल अगर बात करते हैं कोटे की, मान लीजिए आप कोटे में मार देते हैं कि 10 सीट निकला, 10 में से 1% ब्राह्मण का हो गया, 6 सीटें ओबीसी को देंगे,
उसमें क्या होगा, जो बंदा डिजर्विंग होगा, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, वो पिछड़ जाएगा, क्योंकि आप कोटे में मार नहीं, कोटे वाले को मजबूरी वो उसकी देनी पड़ेगी जो डिजर्व नहीं करता है। तो थोड़ा वो उसमें थोड़ा लोगों में ना एक तरह से दुश्मनी या विमर्श से बढ़ेगा आपस में कि मैं डिजर्विंग था, मुझे ना मिलके ऐसे बंदे को दे दिया जो डिजर्विंग नहीं है, तो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ऐसा मेरा मानना है। मतलब आप ये हेलो। कहना चाहते हैं कि 100 लोगों में से 12 लोग जो हैं वो नाखुश नहीं होने चाहिए, भले ही देश के 88 लोग नाखुश रहें, आप ये कह रहे सर हैं? मैंने क्या बोला, जो डिजर्विंग हो, चाहे आपने वो यही बोला ओबीसी ना। से हो, एससी एस नहीं, अरे मैंने ये अच्छा, कहा जो डिजर्विंग डिजर्विंग क्या हो। होता है बताइए ना। अभी तो आप बोल रहे थे कि फोन जो फोन आता था आपके पिताजी का, आपके पिताजी सर के वो पास पुरानी फोन बात आया है, कि वो अभी सीट की बात खाली है नहीं आ ना जाओ, तो सर, नई वो बात है पुरानी तो बात उस है, अभी समय। के टाइम में ऐसा अरे भाई नहीं तो है। वही बोल, एक मिनट वही पुरानी बात मैं बोल रहा हूँ कि आपको तो वो मिल गया, बाकी देश के एससी एसटी ओबीसी को जिनको नहीं मिला उनको वो सुविधा कब मिलेगी? आप तो बड़े चतुर चालाक हैं कि आपको तब भी मिल गया, 1000 साल पहले से भी आप लाभ लेते आए हैं, आजादी के बाद भी आप लाभ ले लिए। ये एससी एसटी ओबीसी को कब मिलेगी भाई ये फायदा कि आ जाओ फोन सीट खाली है तुम्हारा लग जाएगा? कौन सा टैलेंट था भाई आप में उसमें कि आप तुरंत फोन आता था तुरंत पहुंच जाते थे और नौकरी लग जाती थी? नहीं, अपना फायदा आपको बहुत दिख रहा है, दूसरे में आपको दिक्कत हो रही है। आप डिजर्विंग कैंडिडेट क्या होता है वो जरा डिफाइन कीजिए आप। डिजर्विंग कैंडिडेट आप ऐसे ले लीजिए कि एक पोस्ट निकलती है मैनेजर के लिए, ठीक है, उसके लिए आप क्या मांगेंगे कि बंदा एमबीए पढ़ा लिखा हो, स्पीकिंग में उसकी इंग्लिश में अच्छी हो, टीम मैनेजमेंट कर सके, ये डिजर्विंग होता है। अब आप ये कहें कि एक सिंपली ग्रेजुएट बंदे को आप जाके मैनेजर बिठा देंगे जिसको ना तो कम्युनिकेशन अच्छा है, ना उसको टीम मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, ना उसने एमबीए किया हुआ है, वो अनडिजर्विंग है। ये होता है डिजर्विंग अनडिजर्विंग। तो आप हमें बताइए कि टॉप 200 में भारत की कितनी यूनिवर्सिटीज है? सर फिर आपने मुद्दा घुमा दिया। नहीं, अभी आपका डिजर्विंग हम देख रहे हैं ना, आप मुद्दा से आप भागने लग गए। सही मुद्दा जब सर उठ रहा मुद्दे से है, मैं आपने नहीं जो भाग रहा डिजर्विंग, हूँ। एक मिनट जो आपने डिजर्विंग का अपने अभी बताया क्राइटेरिया, हम अभी डिजर्विंग कैंडिडेट देख लेते हैं ना कितना डिजर्विंग है। आप बता दीजिए कि भारत से कितनी कंपनी जो हैं वो टॉप 100 में है, और भारत की कितनी यूनिवर्सिटी जो हैं वो टॉप 200 में है। पहले यूनिवर्सिटी से शुरू करते हैं क्योंकि ये हर बच्चे पर प्रभावी है, क्योंकि एजुकेशन में सबसे ज्यादा आप लोगों का कब्जा है। इसीलिए बताइए, बोलिए कितना आप डिजर्व करते थे, बताइए। सर यहाँ अगर आप जात पात पे जाएंगे तो फिर तो बात वही हो जाएगी ना, धर्म वाली जात वाली। मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं खुद जात पात पे विश्वास नहीं करता हूँ। मेरा यही कहना है कि जो डिजर्विंग बंदा हो, जो पढ़ा लिखा है, मेरा मानना है कि हर बंदे को, चाहे वो किसी भी हम तो जात आपसे किसी कह धर्म के रहे हो। हैं कि आपकी यही क्राइटेरिया फुलफिल करके आपके सारे एजुकेशन में आप तो डिजर्विंग थे, अपने डिजर्विंग कैंडिडेट को आपने पूरा प्रोफेसर बनाया, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया, आप सारे यूनिवर्सिटी पे डायरेक्टर बन के बैठ गए, एसोसिएट बन के बैठ गए, क्योंकि आप डिजर्विंग थे। आपने किसी दूसरे जाति को आने ही नहीं दिया वहां पे। ओबीसी का एक प्रोफेसर नहीं था 2019, सोचिए आप लोग, तो ये तो सबसे बड़े डिजर्विंग लोग थे। तो इन सारे डिजर्विंग लोगों ने उस जगह पे बैठ के भारत को टॉप 200 में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को पहुंचा दिया, यही तो मेरा सवाल है। तभी तो पता चलेगा ना कि आप जो डिजर्विंग के क्राइटेरिया बता रहे हैं वो कितना सही है। चलिए बताइए हमें, एक बोलिए। बात समझेंगे आप, फिर रिपीट कीजिए। हम कह रहे हैं कि आपने पूरे एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का कब्जा है, ब्राह्मणवादी लोगों का कब्जा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है, नेचर ने अभी 2022-23 में रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें उसने बताया कि 96-7%, 98% प्रोफेसर जो है जनरल कैटेगरी से हैं। तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि टॉप 200 वर्ल्ड में कितनी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, कितना आप डिजर्व कर रहे थे कि सब जगह कब्जा करके बैठे थे, तो आपने कहा कितना दिया है? मतलब टॉप 200 में कितनी यूनिवर्सिटी आई हैं आपकी, ये मेरा प्रश्न है, बताइए, बोलिए। सर देखिए अभी तो कोई भी नहीं है टॉप 200 में, नहीं 100 मेरे ख्याल से होगी। तो आपका डिजर्विंग वाला जो क्राइटेरिया था यहीं पे टाई फिस हो गया। आप कोई डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है, आप लोग हैं चुनमंगे। मैं क्यों कहता हूं कि चुनमंगे? क्योंकि आप लोगों को आदत पड़ गई है ना खैरात की खाने की। मैं क्यों कहता हूं, इसीलिए कहता हूं। आपने क्या किया, खैरात के नाम पर, डिजर्विंग के नाम पर हर जगह कब्जा कर लिया, हर संस्थान में भ्रष्टाचार। अभी की जो गवर्नमेंट है, इसने पिछली गवर्नमेंट को क्यों इस बात पर तगड़ा लोगों में दिखाया कि भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, हमको लाओ हम सही करेंगे? क्यों दिखाया? क्योंकि इन सारे जगहों पर आप ही लोग बैठे थे और आप लोगों ने इस देश को बर्बाद कर दिया। न किसी को हक दिया, ना अधिकार दिया, और झूठ मूठ का आप डिफरेंट पोलिटिकल, फिर वही लोग आ गए इसमें, तत्कालीन में आ गए शिफ्ट होके, फिर कुछ समय बाद इसको लात मारेंगे, फिर पीछे उसमें चले जाएंगे शिफ्ट करके। तो ये आप लोग हैं जिससे भारत जो है पूरी तरह से डूब गया, क्योंकि आप लोग इतने धार्मिक रूप से अंधे बन चुके हैं कि आप इस देश को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। ये जो आप लोगों ने डिजर्विंग का जो नौटंकी फैला रखा है, आपका डिजर्विंग ये है कि आप ईडब्ल्यूएस कोटा ले लिए, और ईडब्ल्यूएस में आपका कोटा का डिजर्विंग आप कितने डिजर्व कर रहे हैं, एससी से भी नीचे जा रहा है। जो एससी का कट ऑफ है उससे नीचे जा रहा है। एससी का 226 जा रहा है, तो आपका कट ऑफ जा रहा है 210, उसका 226 जा रहा है।
ये आपका डिजर्विंग क्राइटेरिया है, डिजर्विंग बता रहे हैं। अगर आप डिजर्विंग होते हैं और सारे पोस्टों पर हर चीज जो है टॉप 100 क्या होता है भाई? अरे पूरे दुनिया में तो देश ही भारत से आगे कितने देश हैं? जिस हिसाब से जनसंख्या है भारत से आगे सिर्फ एक चाइना होना चाहिए या बराबर होना चाहिए या गिने चुने 4-5 होने चाहिए। और रैंक कितना क्या है आपका? 118 पहुंच गया है हैप्पीनेस इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, ग्लोबल मीडिया का इंडेक्स देखिए, हर चीज का देख लीजिए ना, हर तरह से तो आप पीछे हैं। डिजर्विंग डिजर्विंग किए पड़े हैं। मैं कहता हूं सारे जगहों से हटा दीजिए, क्योंकि आप लोगों के अंदर ना न्यायिक चरित्र है और न ही आपके अंदर काम करने की भावना है। आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आपके माइंड में घूमती है कि किसी तरह भारत के जो कामेरा वर्ग है, जो मेहनत करता है, मेहनत की रोटी तोड़ता है, उसको इन जगहों पे नहीं पहुंचने दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे पहुंच जाएगा तो मेहनत करके दिखाएगा। भाई आप उठा के देख लीजिए, सारे जगहों पे उठा के देख लीजिए, जितने भी आज तक काम हुए हैं सब बहुजन वर्ग ने ही किए हैं। समाज सुधार से लेके समाज सुधारकों में जितना आप नाम लेंगे सब बहुजन, इनका एक ब्राह्मण नहीं दिखे। क्योंकि कोई भी सही डिसीजन, सही चीज में आज तक इनके अंदर न्यायिक चरित्र ही नहीं आया। कहां से ये देंगे? तो आपकी ये कहानी थी मिस्टर लेट्स डिस्कस। और आप ओबीसी के नहीं है, जबरदस्ती ओबीसी यहाँ न कहें। चले फिर यहाँ से। और धर्म ही आपका मुद्दा है, यही धर्म है जिसको पकड़ने के कारण आप इस चीज में फंसे हुए हैं। और जो इस धर्म में नहीं है वो सब इक्वालिटी की बात करता है, बराबर की। कह रहे हैं कि वैमनस्य आ जाएगा, सबको बराबर दे दोगे। सोचिए कितने बड़े जातंकवादी हैं कि ऐसी सोच रखते हैं कि सबको हक दे दोगे तो इस देश में वैमनस्य आएगा। आज सब चीज ब्राह्मण के पास कब्जा पड़ा हुआ है, ब्राह्मणवादियों के पास, तो सब चीज बढ़िया है। देखा आप लोगों ने, इक्वालिटी देने से ये लोग डरते हैं। इसी को चुनमंगा पूछ रहे थे ना, दरअसल इसी को हम लोग चुनमंगा कहते हैं। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।